नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी नोएडा स्टूडियो से अभिषेक और पूजा। और अगले 1 घंटे तैयार हो जाइए मार्केट के ढेर सारे एक्शन के लिए। आपके सवालों को हम आप रखेंगे और उन पर भरोसेमंद सलाह देंगे। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचा कैसे सकते हैं। तो स्क्रीन के एक हिस्से में हम आपको वो तरीके बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल करके, मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, जब भी अपने सवाल भेजिए तो अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। और अगर आप कॉल पर हैं तो याद रखिए कि अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। यही नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो यहां पर भी कमेंट करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। लेकिन जरा बाजार को देखें तो बाजार में अच्छी शुरुआत के बाद एक बार फिर दायरे में बाजार नजर आ रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां जो है 19,800 के ऊपर फिलहाल निफ्टी नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट है, इसलिए बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि करीब 150 अंकों के करीब तेजी नजर आ रही है। फिलहाल हम 43,590 के करीब देख रहे हैं निफ्टी बैंक को। अब इस बाजार में बजाज ऑटो, हीरो मोटो, आयशर मोटर्स, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक जो हैं वो हरे निशान में कारोबार करते हुए दबाव सिप्ला से हिंडाल्को, अल्ट्राटेक, अपोलो हॉस्पिटल, इन सभी पे इस वक्त जो है वो दबाव नजर आ रहा है। बाजार में और क्या संकेत नजर आ रहे हैं, चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक के पास। बाजार में हम आज शुरुआत ठीक ठाक देख रहे थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर से दबाव है और निफ्टी हालांकि आपको 124 अंक जरूर ऊपर दिखेगा, लेकिन निफ्टी ने पूरी की पूरी तेजी गंवा दी है। 19,800 के आसपास है। हालांकि 19,800 कल हमने देखा था कि वो प्रोटेक्ट भी हुआ, उसके ऊपर हमने क्लोजिंग भी देखी। लेकिन आज कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक को जो लेकर चिंता थी वो थोड़ी थोड़ी दूर होती नजर आ रही है। आरबीआई की तरफ से जो सर्कुलर आया था रिस्क वेटेज बढ़ाने को लेकर, उसके चलते हमने बैंकिंग को, फाइनेंशियल को प्रेशर में देखा। वो प्रेशर आज थोड़ा सा छटता हुआ हमें जरूर दिख रहा है। और कुछ और ऐसे खेमे हैं जो बाजार को आज सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। उसमें निश्चित तौर पर पावर एंसिलरी, पावर यूटिलिटी, वो शेयर तो चल ही रहे हैं, लेकिन आज आप रियल एस्टेट शेयरों को फिर से रौनक में देखेंगे। और निफ्टी रियल्टी के सभी 10 शेयर आज हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। 15 साल की ऊंचाई पर निफ्टी रियल्टी इंडेक्स है। ऑटो शेयर पूरी रफ्तार में है। बजाज ऑटो, हीरो मोटो, आयशर, ये आज निफ्टी को लीड करने का काम कर रहे हैं। और कल हमने देखा था कि थोड़े से संकेत दिखे थे अडानी ग्रुप के शेयरों में बाइंग के। आज हल्की हल्की सी बाइंग वहां पर भी दिख रही है। दिग्गज जो बैंक हैं जो निफ्टी बैंक को सपोर्ट देते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, वेटेज के लिहाज से बहुत अहम है और यहां पर आज हम तेजी देख रहे हैं। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि आज तेजी के खिलाड़ियों का दबदबा है। करीब 800 शेयर हरे निशान में, उसके मुकाबले तकरीबन 1350 शेयर इस वक्त हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार। यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले तकरीबन 1.5 या 2 बढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको इस वक्त दिखेंगे। तो बाजार का जरा मूड चेक कर लेते हैं कि इस वक्त बाजार में आपको करना क्या है। और इसके साथ साथ आपके जो भी शेयर हैं जिन पर आपको सवाल पूछना है, हम सवालों को भी फटाफट शो में शामिल करेंगे। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ हैं, साथ ही स्नेहा सेठ हमारे साथ हैं, एंजल वंशी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टेनो स्वदेश पर। शुरुआत अविनाश जी आपसे करना चाहेंगे। अविनाश जी, क्या मान के चलें कि जो चिंताएं थी बाजार को आरबीआई के सर्कुलर को लेकर, अब वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो गया है या फिर अभी थोड़ा सा तनाव बाकी है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। मुझे लग रहा है कि देखिए, इन द नियर टर्म मार्केट थोड़ा सेंटिमेंटली पॉजिटिव जरूर हो चुका है, क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा सा कम होने के कारण उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट की साइकिल अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट 3-4 मंथ में पॉजिटिव हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन तो है कि इंटरेस्ट रेट बहुत जल्दी नीचे आएंगे, लेकिन जो रिसेंटली फेड गवर्नर पॉवेल साहब का जो कमेंट था उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई। मार्केट अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट की उम्मीद लगा रहा है कि जो स्टेट इलेक्शन होते हैं यहाँ पे पूरी तरह से बीजेपी थोड़े से वो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट में अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी सेंटिमेंट होता है, इसको धक्का मिल सकता है। 3 तारीख दिसंबर का इम्पैक्ट रहेगा। मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड होगा वो मार्केट का चार्ट डिस्कस करेगा। तो थोड़ी देर के लिए तो ऐसे ही कंसोलिडेट होंगे।
और मेरे ख्याल से अविनाश जी देखने को। जी अविनाश जी, आपको रोकना चाहेंगे, माफ कीजिएगा, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। हम आपसे वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल भी हमें आ रहे हैं, तो क्विकली वो भी लेना शुरू करते हैं। स्नेहा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें मुंबई से सवाल आया है आदित्य जी का, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग। मैम, मेरे पिताजी ने 2003 और 2004 के करीब हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। अराउंड 21,500 शेयर्स उन्होंने एक्यूमुलेट करके अच्छा। रखे हुए हैं। एंड अभी एवरेज प्राइस है लगभग 160। अच्छा, क्वांटिटी बताएंगे आप शेयर्स की वापस से? मैम, लगभग 21,500 टोटल शेयर्स है। 21,500 है, ठीक है। मुबारक हो आपको। आपके अच्छा, आपके फादर का निवेश है ये, काफी तो अब आप हमसे क्या जानना चाह रहे हैं आदित्य जी? आप तो काफी अच्छे मुनाफे में हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक है और बहुत ही बढ़िया कंपनी का सिलेक्शन आपने किया था, तो अब क्या जानना चाह रहे हैं इसमें? मैम, ये जानना चाह रहा था कि अभी भी इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट बने रहे या इसको स्क्वायर ऑफ कर दे मैम पोजीशन। ठीक है, ओके। तो ये इस वक्त HUL में ये समझना चाह रहे हैं कि अब निकल जाए इस स्टॉक से, अभी भी यहाँ पे अपसाइड के चांसेस है। वैसे HUL बड़ी निफ्टी कंपनी, FMCG की दिग्गज कंपनी है आदित्य जी, ये हम आपको बता दें, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। आप इसको और भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको रणनीति बता देते हैं कि कैसे आप इसे कंटिन्यू कीजिए। अविनाश जी हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, इनके फादर ने इन्वेस्ट किया था HUL में 160 के पास। अब देखिए स्टॉक 4 डिजिट पर आ चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन मुनाफा और शेयरों की संख्या भी अच्छी खासी इन्होंने ली हुई थी। 21,500 शेयर्स थे, तो मुनाफा तो बहुत ही दमदार हो रहा है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि HUL में अब क्या करें, और भी कंटिन्यू करें इसको आगे भी, या फिर अब मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए? और कोई स्टॉक आप इनको सुझाएं इस समय पोर्टफोलियो में रखने लायक? देखिए, मुझे लग रहा है मुझे की स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर नजरिए का 1.5 साल यहाँ पे इनको होल्ड चाहिए। अगर ये चाहे तो एटलीस्ट 25% ये होल्ड करके तो दूसरे विकल्प में डाल सकते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, तो पे डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी इनको मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। ओके, अविनाश जी से थोड़ी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लाइन में थोड़ी दिक्कत है। हम उनका फोनर भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच स्नेहा से भी थोड़ी राय ले लेते हैं इस पर। स्नेहा, आपको क्या लगता है क्या करें HUL में? और अब 2,500 पर तो मौजूदा भाव हैं इस कंपनी के, नेक्स्ट टारगेट आप क्या देख रही हैं HUL के लिए? मुझे अगर आप देखें तो पूरे टाइम से कंसोलिडेट करा है, जहाँ पे अप टू 1,200 की लोअर साइड 2,375 सपोर्ट जोन है, ऑन दी हायर साइड एक मिनट टेक अराउंड 1,800 के पास। तो ये ही रेट में ये ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, बट जब भी काउंटर इमीडिएटली 2,600 को सरपास करता है, तो इसमें किसी मोमेंटम आ जाएगी, 850 के लेवल दिखेगी। स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड आराम से कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी अगर आप देखें तो 89 EMA के आसपास ट्रेड करता है, ये रिकवर करता है, तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई रिकमेंड कि होल्ड। ठीक है, तो नज़रिया पॉजिटिव, और आपको बधाई इसलिए भी देनी होगी क्योंकि बहुत ही शानदार लेवल पे आपके पिताजी ने यहाँ पर निवेश किया, एक अच्छी कंपनी में अच्छे क्वांटिटी के साथ निवेश किया और उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली से। संजय, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। मेरे पास सर GSFC के 4,130 शेयर है 196 के रेट पे। सर मुझे क्या करना चाहिए इसमें? ठीक है, कब तक रुक सकते हैं, कोई नजरिया आपका? सर लॉन्ग टर्म साल भर रुक सकता हूँ सर। ठीक है, चलिए आपको एक बेहतर राय देने की कोशिश करते हैं। अविनाश जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं क्या? ठीक है, लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिससे अविनाश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्नेहा, जरा बताएं, लॉन्ग टर्म नजरिया 1 साल तक के लिए रुक सकते हैं? जो शेयरों को इन्होंने खरीदा है GSFC को, वो 196 के भाव पे खरीदा है, फिलहाल इनके भाव से नीचे स्टॉक, आगे 1 साल का नजरिया चाहते हैं। प्रशांत, अगर आप देखें काउंटर
थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे जरूर दिखा है, पर एक सपोर्ट है अराउंड 171-175 जोन के। तो आई थिंक यहाँ पे लॉन्ग किया तो होल्ड कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई चार्ट स्ट्रक्चर बहुत खराब हो गया है, कंसोलिडेट कर रहा है, फॉल आती है, तो आई वुड रिकमेंड होल्ड करें 155 का एक स्टॉप लॉस से। अपसाइड में जब काउंटर 187 189 ये लेवल्स क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छी तेजी आ जाएगी और फिर से एक मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। आई वुड रिकमेंड होल्ड। ठीक है, तो आपको होल्ड करने की सलाह यहां पर मिलती हुई स्नेहा जी की तरफ से। जरूर है, लेकिन बैंकिंग के भरोसे और ऑटो की बदौलत 19,800 के ऊपर निफ्टी टिकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। फटाफट अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे, दिल्ली चलेंगे। दिल्ली से जितेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। जितेंद्र नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ नमस्कार साहब, मेरे पास एसबीआई कार्ड के 19 शेयर हैं आईपीओ के 755 रुपए के भाव से। ये 4-5 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी ने होल्ड करने की राय दी थी, तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज अविनाश जी मौजूद हैं, बड़ा फैन हूं मैं उनका, क्या आई शुड कंटिन्यू होल्डिंग दिस शेयर्स? अविनाश जी ने भी राय दी थी होल्ड करने की? नहीं, मैं जिनसे भी पूछा था सब होल्ड करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहे थे, लेकिन ठीक है, ठीक है। हाँ थोड़े से पशु पेश में है अविनाश जी। एसबीआई कार्ड्स के जो निवेशक हैं ना, थोड़े से कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि जिस तरह से आरबीआई का सर्कुलर आया रिस्क वेटेज को लेकर, तो हमने एक ही दिन में करीब 40 रुपए के आसपास का करेक्शन देखा। हालांकि उसके बाद ये शेयर संभल गया, अब संभलता हुआ दिख रहा है। लेकिन दुविधा वाली चीज जरूर है कि अगर आप इतना समय दें और शेयर उसी भाव पर रहे तो फिर बेकार है बाजार में पैसे लगाना। क्या सलाह होगी सर आपकी, अभी और समय दें या फिर यहां से कुछ बेहतर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वाले शेयरों में शिफ्ट कर जाएं? मुझे लग रहा है कि अभिषेक इनको थोड़ा सा समय यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इसका एक मात्र कारण है कि देखिए अभी जो क्रेडिट कार्ड का डेटा आया था, मैं पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट 38% का ग्रोथ कार्ड स्पेंडिंग में आ गया है। तो देखिए एसबीआई कार्ड्स ये एचडीएफसी के बाद सेकंड बड़ा प्लेयर है जो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में काम करता है। और इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड का जो पॉपुलेशन है, यानी जो पेनेट्रेशन है, वो बहुत ही कम है। इनफैक्ट अभी तो ये भी हमको सुनने में आ रहा है कि रिलायंस क्रेडिट कार्ड के मार्केट में उतरने वाला है। तो कहीं ना कहीं कंपेयर टू यूएस, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड का पेनेट्रेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया में तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और क्रेडिट कार्ड का मार्केट डेफिनेटली ग्रो करेगा। हालांकि अभी काफी दूसरे पेमेंट ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे यूपीआई है, पेटीएम है, बहुत सारे फिनटेक है, बट क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी डेफिनेटली लोग यूज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एसबीआई कार्ड्स का जो पेरेंटेज है वो अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, तो इनका पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है। इस धंधे में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काफी इन्वेस्टमेंट इनको करना पड़ता है। तो नया प्लेयर ओनली अगर कोई दिग्गज प्लेयर है तो ही वो एंटर कर सकता है, अदरवाइज इट इज अ वेरी क्लोजली हेल्ड क्लब। तो नजरिया साल 1.5 साल का रखिए और यहाँ पे होल्ड करने की राय। मुझे लगता है कि जितना भी टाइम इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, अगले साल 1.5 साल में अच्छी खासी मुनाफा होने की पोटेंशियल लग रही है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में डरने की बात नहीं है। एसबीआई कार्ड को आप होल्ड करके चल सकते हैं। अब हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं कर्नाटक से, प्रत्येश जी नमस्कार। हाँ जी, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। टाटा स्टील का स्टॉक है मेरे पास 105 के भाव से 500 शेयर से जी। 6 महीने के ऊपर हुआ मैं होल्ड करके, आगे होल्ड करूं क्या मैं? मेरा ये सवाल है। ओके, ठीक है, आपको सलाह दे देते हैं इस स्टॉक पर। स्नेहा, आप सजेस्ट करिए। 6 महीने से होल्ड कर रहे हैं, 105 पे लिया था और मुनाफा हो रहा है, इनको रीजनेबल मुनाफे में है। 126 के पास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है और हम देख सकते हैं अपने हाइस के आसपास ही स्टॉक इस पर ट्रेड करा, ज़्यादा दूर नहीं है अपने हाइस से। तो टाटा स्टील में अब अगले टारगेट्स क्या देखनी है आप, और तेज़ी के लिए भी बने रहना चाहिए इन्हें, और अगर कुछ स्टॉप लॉस इनको सुझाना हो आपको तो? देखें तो काउंटर ओवरऑल मेटल स्पेस में रिसेंटली काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। अगर आप स्पेसिफिकली टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ भी अगर आप देखें तो 116-115 जोन से ये काउंटर ने रैली दी है। 126 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और पॉसिबिलिटी है करके कि काउंटर 130 to 134 के लेवल्स भी दिखा दे। तो आई वुड से करके कि इसे होल्ड करें। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो आई वुड से करके कि एक स्टिक स्टॉप लॉस आपको 121 के आसपास एक लगा के इसे होल्ड करना चाहिए। कोई भी टिप्स आता है तो आई वुड रिकमेंड कि आप बाय कर सकते हैं यहाँ पर।
अपसाइड में जब भी काउंटर 135 ये जोन निकाल देता है तो इसमें काफी अच्छा स्ट्रेंथ आ जाएगा और पॉसिबिलिटी है करके कि मोमेंटम इतना स्ट्रांग हो कि जो न्यू हाईज भी हमें देखने को मिल जाए। तो आई वुड से करके कि उनके बाइंग लेवल्स काफी अच्छे हैं, होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो आपने अच्छे लेवल पे एंट्री की है और किसी गिरावट पे भी आपको खरीदारी की राह है और आगे बेहतर संकेत मिलते हुए स्टॉक पे बढ़ते हैं आगे। एसएन श्रीवास्तव साहब हैं बिहार से हमारे साथ। एसएन श्रीवास्तव, पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और उसके बाद अपना सवाल। मैं मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। जी जी। और कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज का 223 शेयर है मेरे पास और बहुत पुराने से, मैं करीब 20 साल पहले मैंने परचेज की थी 20 रुपीज पर शेयर। ठीक है, तो अब क्या करें, इसका दाम गिरता जा रहा है, होल्ड करूं या निकाल दूं, क्या रेट है ये तो मेरे को पता ही नहीं चल पा रहा। ठीक है ठीक है। आज तो खैर स्टॉक का 3.25 लगभग 3.25% ऊपर है। आपकी खरीद का जो लेवल है वो काफी बेहतर है। फिलहाल आपको मुनाफा होता हुआ, लेकिन एक बेहतर राय देने की कोशिश आपको हम करते हैं। अविनाश जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ प्रशांत जी जी, जरा बताइए कनोरिया केमिकल्स पे क्या राय होगी। बहुत लॉन्ग टर्म से होल्ड किया हुआ है, 20 रुपए पे इनकी खरीदारी है। मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने तो अपना पूरा कैपिटल रिकवर किया है और इनका जो कॉस्ट जो है वो अभी ऑलरेडी मोर और लेस डिविडेंड्स अगर हम देखें तो डिविडेंड्स इतने साल इन्होंने अगर अर्न किए हैं तो ऑब्वियसली इनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से यहाँ से देखिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि ये कंपनी जो है कनोरिया केमिकल ज्यादातर एक कमोडिटी बेस्ड प्लेयर है, कॉस्टिक सोडा और केमिकल्स में काम करती है और मेन इनका जो बिजनेस है वो साइक्लिकल है। अभी पिछले साल इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, लेकिन आगे आने वाला जो करंट ईयर है वो काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस ऑल अक्रॉस द बोर्ड काफी कम हो चुके हैं। तो मेरा तो मानना है कि देखिए इन्होंने अच्छा पैसा कमाया तो कम से कम 50% प्रॉफिट बुक कर ले और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, क्योंकि वैसे भी इनकी सारी जो क्वांटिटी है वो मोर और लेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छी है। तो 50% निकाल के कोई दूसरे विकल्प में डाले जहां पे वो ये प्रॉफिट कहीं दूसरे अच्छे विकल्प में पैसा बनाने के लिए डाल सकते हैं और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। तो सुझाव दीजिए उन्हें, अगर 50% क्वांटिटी उन्हें कहीं और निवेश करनी है तो। अविनाश जी। बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से अगर 50% डिप्लॉय करना है तो आई थिंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। करंट प्राइस पे भी अगर ये खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी क्वांटिटी भी मिलेगी और मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल में अगर ये होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा बन सकता है। बैंक काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, इनफैक्ट इनके सारे ऑपरेटिंग रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा स्विच हो सकता है फ्रॉम द प्राइवेट बैंक स्पेस। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आप अगर यहाँ से 50% क्वांटिटी एग्जिट करते हैं राय के मुताबिक तो वहां निवेश कर सकते हैं। ऐसी अंकों के दायरे में निफ्टी 19,800 के आसपास टिकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक से आज सपोर्ट है और ऑटो शेयर भी अपना योगदान दे रहे हैं। आज निफ्टी के टॉप 3 गेनर सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स हैं। आप देखेंगे हीरो मोटो में तेजी है, बजाज ऑटो, आयशर, ये आज बाजार को कहीं ना कहीं सपोर्ट देने काम कर रहे हैं और कुछ कुछ चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स आज भी सहारा दे रहे हैं। लेकिन फार्मा से आज हम देखने की प्रेशर है, मेटल माइनिंग वाला खेमा भी बाजार में थोड़ा सा हम देखने की दबाव बनाने का आज काम कर रहा है और एनर्जी और पावर इनमें भी थोड़ी थोड़ी आज हम कमजोरी देख रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस के जरिए मौके कहां पर बन रहे हैं ये जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शंस के सुपर हिट ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ध्वनि पटेल। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए, इंतजार आपका ही हो रहा था। बाजार में वैसे तो बिल्कुल रेंज बाउंड है, लेकिन ऑप्शंस में कहां मौके बन रहे, बताइए आप ये। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे बनता है तो एमसीएक्स में बनता है। एमसीएक्स अगर हम यहाँ पे स्टॉक की बात कर रहे हैं तो एक ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड अपना दर्शा रहा है और इंट्राडे चार्ट्स में यहाँ पे एक मोमेंटम है वो अपसाइड का बनता हुआ है। कॉल ऑप्शन के जरिए इसको ट्रेड करेंगे। इन द मनी 2900 का कॉल ऑप्शन है, उसको हम बाय करेंगे। करंट प्राइस इसका
₹56 चल रहा है, ऑलरेडी बढ़ चुका है यहाँ पे। तो आप इसको करंट प्राइस से भी बाय कर सकते हैं। इसका जो टारगेट जो है यहाँ पे वो रिवाइज करके ₹70 का हो जाएगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको है, तो स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करके वापस से ₹35 का कर देना है। तो 45 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप, लक्ष्य इसका रिवाइज करके 70 कर देंगे और आप ₹56 इसका करंट प्राइस चल रहा है, उससे आप बाय कीजिए। इसका जो अधिकतम मुनाफा है वो 6,000 का और नुकसान जो है वो 4,000 का रहेगा। ठीक है, MCX हमने तेजी पहले देखी है, हालांकि डिप्स पर फिर से मौके बन रहे हैं। आज भी तेजी है 2% के आसपास की। तो 2900 वाली कॉल आपको खरीदनी है 45 से 40 रुपए के बीच में। लक्ष्य होगा ₹60 का, स्टॉप लॉस ₹35 का, अधिकतम मुनाफा 6,000, अधिकतम नुकसान ₹4,000। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से ये ठीक आपके लिए स्ट्रेटजी बनती है MCX के शेयर में। आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक को जोड़ेंगे। दिल्ली से संजीव कुमार हमारे साथ हैं। संजीव जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। हाँ जी सर जी, मेरे पास डिश टीवी है जी, 4,240 शेयर, ₹22.40 थे। संजीव जी आपने कब लिए शेयर? ये तो मैंने एवरेज डालते ये ₹22 के लेके आया जी। मेरे पास तो बहुत साल से पहले के पड़े हुए। कितने भाव, सबसे ऊंचा वाला कितने भाव पर है आपका? सबसे वाला ऊंचा वाला भाव मेरे 56.56 ₹56 पर। और एवरेज करते ये ₹22.40 हो गए। सर बट आप एवरेज क्यों कर रहे हैं? मतलब किसी ने कहा आपको कि एवरेज कर लीजिए? देखिए ये जो सोच होती है बाजार में ना कि नहीं, जो मेरा नुकसान है मैं उसी शेयर से निकालूंगा। बाजार देखिए पूरा इतना बड़ा समंदर है, आपको शेयर तो बहुत सारे मिलते हैं। तो आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, ना कि कोई शेयर अगर पिटाई का शिकार हो रहा हो और उसमें जबरदस्ती आप उसको एवरेज करके अपने प्राइस पे लेके आए या फिर उससे रिकवर करें। ये स्ट्रेटजी मतलब मेरे हिसाब से ये बाजार में कई बार ठीक नहीं बैठती है। हाँ, कई बार ऐसे शेयर होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं और उसके बाद डिप्स आते हैं तो मौके आपके लिए बन जाते हैं कि ठीक है आप अपने भाव को लेके आ जाइए। लेकिन डिश टीवी इसको लेकर थोड़ा सा संदेह है, और संदेह थोड़ा नहीं ज़्यादा है। मतलब एक बार एक्सपर्ट का व्यू ले लेते हैं। अविनाश जी, डिश टीवी हाल फिलहाल तो देखिए हमने तेज़ी देखी है, और डिश टीवी की तरह से जो बाकी भी कंपनियां हैं ना, जहाँ जैसे जेपी पावर हो गया, इसके अलावा MTNL में भी हमने तेज़ी देखी। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो छोटे भाव वाले थे और हाल फिलहाल थोड़ी रौनक आई है। डिश टीवी मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी उथल पुथल हमने देखा, लीडरशिप को लेकर थोड़ा सा संकट था, ये वाला एक तनाव था डिश टीवी में, और मार्केट शेयर लगातार लूज किया है। तो क्या ये सही स्ट्रेटजी है डिश टीवी में निवेशित रहने की और एवरेज करने की? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभी तो DTH का बिजनेस तो डेफिनेटली स्टेडी ग्रो कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार का कंपटीशन अभी आ रहा है, जैसे रिलायंस ने जियो सिनेमा अनाउंस किया है, तो काफी हद तक बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स भी अभी डिश टीवी जैसे कंपनी को कॉम्पीट कर रहे हैं, और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी खराब हो चुकी है। तो मैं यही कहूंगा, जैसे आपने भी कहा कि अगर आपको एवरेज करना है तो अच्छे कंपनीज में करिए। डिश टीवी में मुझे लग नहीं रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में कोई बड़ी अपसाइड आएगी। हालांकि देखिए यहाँ पे ऐसे भी न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हो सकता है कि डिश टीवी का टेक ओवर हो जाए। काफी हद तक जो बड़े निवेशक है, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो भी रुके हुए हैं। कोई ना कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होने की अपेक्षा के कारण स्टॉक में काफी पॉजिटिविटी आई है, लेकिन नंबर्स अभी भी इतने उत्साहजनक नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए इनको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी करके कहीं और निवेश करना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसे सेक्टर में और ऐसे कंपनी में पैसा लगाए जहां पे विजिबिलिटी अच्छी है, प्रमोटर का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अगेन मैं वही कहूंगा कि बैंकिंग में IDFC फर्स्ट है, उसके बाद अगर लार्ज कैप में ये पैसा डालना चाहते हैं तो अशोक लेलैंड है। ऐसे शेयर्स में पैसा डाले जहां पे कैपिटल भी अच्छा सेफ रहेगा और ग्रोथ भी आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में कॉर्पोरेट इवेंट होता है नहीं होता है ये कहना बहुत मुश्किल है। तब तक इस स्टॉक में इमीडिएटली कोई बड़ा रिटर्न आएगा ऐसा लगता है। आपको मिलती हुई आपके स्टॉक पे, और यहाँ से बाकी विकल्प आप क्या देख सकते हैं वो भी अविनाश जी ने आपको सुझाया। चलिए, हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से एक कॉलर मौजूद हैं, नाम है विकास। विकास जी नमस्कार, पूछें क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरे पास 2 शेयर्स हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी लेनी है। जो पहला शेयर है मेरे पास हिंडाल्को है, जिसके 1000 शेयर्स हैं और वो 413 के भाव पे लिए हुए हैं, और ये तकरीबन मई 2022 में लिए थे, लॉन्ग टर्म बैक। दूसरा शेयर मेरे पास डेल्टा कॉर्प है, जो वो भी 1000 शेयर्स है, जो कि 208 के भाव पे लिए हुए मैंने 22 में लिए थे। तो दोनों मोर देन 1 ईयर्स के शेयर्स हैं। ठीक है, ठीक है।
तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि आपको थोड़ा मुनाफा होता हुआ, लेकिन दूसरे शेयर में जो है वो वहाँ पर आपको नुकसान यहाँ पर होता हुआ। चलिए हिंडाल्को और डेल्टा कॉर्प दोनों पर आप को बेहतर राय देने की कोशिश करते हैं। स्नेहा जी, ज़रा हिंडाल्को पे सबसे पहले राय दीजिए। 413 के भाव पे इन्होंने एंट्री की है, आगे का नज़रिया क्या बन रहा है? अगर आप हिंडाल्को देखें तो रिसेंटली जैसे कि मेटल स्पेस में थोड़ा सा अपसाइड मूव आया है। हिंडाल्को प्रिसाइजली अगर आप देखें तो 500-510 के आसपास एक हर्डल है, वहां से ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट मेरा मानना है करके कि ये लेवल्स वॉच आउट करें, थोड़ा समय दे, और पॉसिबिलिटी है करके कि ये जो रेजिस्टेंस है 510 से लेके 515 के रेंज में ये सरपास हो जाएगा। तो अगर ये सरपास होता है तो इसमें ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि जो रिसेंटली जो एटलीस्ट अपसाइड में आप 580 तक के भी लेवल्स देख पाएंगे। तो ये कंसोलिडेशन, ये जो रेजिस्टेंस निकालना बहुत जरूरी है हिंडाल्को के लिए। एनी टाइम ये काउंटर सरपास करता है तो उसमें काफी शार्प मोमेंटम आने के चांसेस है। तो फिर दैट होप्स आई वुड से करके कि इसे होल्ड करें। अगर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है तो एक 480 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इमीडिएटली रखें, और अपसाइड में एक 515 ये लेवल्स क्रॉस होना है कभी। का दूसरा स्टॉक डेल्टा कॉर्प है, 208 के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक 1000 की संख्या में खरीदा है। बताइए क्या करना चाहिए? अगर आप डेल्टा कॉर्प की काउंटर देखें तो रिसेंटली विथ वॉल्यूम से काउंटर करेक्ट हुआ है, विच इज नॉट गिविंग अ वेरी गुड इंडिकेशन। और पॉसिबिलिटी करके कि यहाँ से अगर बाउंस बैक भी आता है तो मुझे लगता है करके कि फिर से सेलिंग आ सकती है। तो 150-160 जोन के आसपास एक स्ट्रॉन्ग हर्डल हो गया है इस काउंटर के लिए। और अपसाइड में जैसे जैसे अगर आप देखें तो जैसे जैसे करेक्शन आ रहा है वैसे ही जो रेजिस्टेंस है वो नीचे आते जा रहा है, विच इज नॉट सेट टू बी गुड फॉर द चार्ट स्ट्रक्चर। तो मेरा मानना है कि इससे निकल जाएंगे तो ही बेटर रहेगा। मुझे नहीं लगता करके कि इसमें कोई नियर टर्म में एकदम शार्प मूव आएगा। इनफैक्ट अगर आप होल्ड भी कर रहे हैं तो आई वुड से करके कि 150 के आसपास आता है तो एक बार एग्जिट कर लें। डाउनसाइड में अगर इमीडिएटली सपोर्ट बात करें तो दैट विल बी अराउंड 125। तो 125 का सपोर्ट है, अपसाइड में 160 का एक रेजिस्टेंस है। तो ये एक रेंज रहेगा, काफी समय इसी में कंसोलिडेट करेगा। बट इसके ऊपर जाने के लिए एटलीस्ट अभी के लिए नियर टर्म में तो मुझे नहीं लग रहा कि ये 155-160 जोन सरपास करेगा। तो अगर आपको होल्ड करना है तो आप होल्ड करें और ये हाई लेवल्स पे एग्जिट कर लें और दूसरे काउंटर्स में स्विच हो जाएंगे तो बेटर रहेगा। ज्यादा अपसाइड नहीं एक्सपेक्ट कर। ठीक है, ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सेल ऑन राइज की रणनीति है इस पर स्नेहा की तरफ से। कल्पना ठक्कर हमारे साथ है मुंबई से। कल्पना जी नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? सर मेरे पास ABFRL के शेयर हैं 45, 227 पे बाय किया है मैंने। मुझे इसका लॉन्ग टर्म टारगेट जाना था। आपने कब लिया ये? आई थिंक 1 महीना हो गया है। 1 महीना। 227 के भाव पर कल्पना जी ने ये शेयर लिए। 222 रुपए का भाव आज है, लेकिन आज ये भाव तब है जब अभी आज ये शेयर चल रहा है। 3-3.5% के आसपास की तेजी है। अविनाश जी, आदित्य बिरला फैशन रिटेल अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की कंपनी ने कोशिश की है, एक्विजिशंस किए हैं। हालांकि पिछले 4-5 महीने का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो कहीं ना कहीं दायरे में फंसा हुआ शेयर है ये। हालांकि हाल फिलहाल अगर हम इससे जुड़ा हुआ सेगमेंट, अगर हम टेक्सटाइल स्पिनिंग की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी रौनक आ रही है। ABFRL अभी समय दें, कितना दें कि इनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा? ख्याल से देखिए, आदित्य बिरला फैशन बहुत ही एक वेल नोन एस्टेब्लिश्ड रिटेल एंटरप्राइज है और काफी अच्छे ब्रांड्स इनके पास है। लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम पिछले 2-3 क्वार्टर्स की देखें तो काफी दबी हुई है। काफी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने ब्रांड्स में किए हैं, अभी भी काफी ब्रांड्स नए हैं तो उनको स्केल अप करने के लिए समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, इंडिया में रिटेल स्पेस के लिए बहुत बड़ी जगह है और डेफिनेटली कंजम्पशन इकोनॉमी में हम समझते हैं कि गारमेंटिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे ABFRL को जरूर फायदा होगा, लेकिन नजरिया आपको 1.5-2 साल का रखना है। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि जब तक अर्निंग्स नंबर्स अच्छे नहीं आते तब तक स्टॉक में कोई रीरेटिंग नहीं आएगी। लेकिन नजरिया 1.5-2 साल का अगर आप रखते हो तो मुझे काफी कंफर्ट है कि मैनेजमेंट का क्वालिटी अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है, प्लस अच्छे ब्रांड्स है। तो इसका सारा बेनिफिट आपको अगले 1.5-2 साल में मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए, बट हाँ, लॉन्गर टर्म के लिए ये स्टॉक आपको ये इस लेवल से अच्छी खासी अल्फा और रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए बढ़िया शेयर है, आप इसमें निवेशित रह सकती हैं कल्पना जी। ये सलाह अविनाश जी की तरफ से।
आगे बढ़ेंगे। खड़गपुर से अगला सवाल आया है और ये सवाल आया है सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए आया है। सुनील ने हमें अपना सवाल भेजा है और इनके पास है टीसीएस के 70 शेयर 3,200 रुपए के भाव पर। वैसे टीसीएस फोकस में है और लगातार इस पर हमसे सवाल लोग पूछ रहे हैं। अविनाश जी, इस पर थोड़े से विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। पहला तो ये कि मान लीजिए जिसके पास टीसीएस के शेयर हैं तो क्या बायबैक में शेयर टेंडर करें? हालांकि आज शेयर के लिए आज अगर आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो आज आखिरी दिन है, 25 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट है, यानी कि 25 तक आपके डीमेट में शेयर होने चाहिए टीसीएस के। तो अविनाश जी बताइए, मान के चल रहे हैं ऐसे कुछ कैलकुलेशंस कह रहे हैं कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो होगा वो 25% के आसपास होगा, उसके हिसाब से जो गेन्स बनेंगे रफली 4.5% के आसपास के बनेंगे। तो क्या यह वाइज डिसीजन होगा कि टीसीएस को बायबैक में हम टेंडर कर दें? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी है तो ही आप बायबैक में अपने शेयर्स कर लीजिए, लेकिन अगर कोई छोटा निवेशक है तो मुझे लग रहा है कि देखिए 4-5% के अपसाइड के लिए बायबैक में शेयर देने के लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 25% आता है तो उसमें एक बात तो क्लियर है कि सारे शेयर्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। ऑब्वियसली ये एक मेजर नेगेटिव है छोटे रिटेल निवेशकों के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि देखिए अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीने है तो कहीं ना कहीं टीसीएस में पोटेंशियल है कि अपने कोर बिजनेस को टर्न अराउंड करने के लिए। वैसे भी कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बिना कर्जे के छोड़े करीबन 40-45 हजार करोड़ की कैश है, कंपनी एक कैश जनरेटिंग मशीन है। तो बायबैक आ जाएगा, लेकिन जो कोर अर्निंग्स है वो एक बार टर्न अराउंड होपफुली दिसंबर क्वार्टर के बाद होने की अपेक्षा है, तो वहां से मुझे लगता है कि अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। करंट प्राइस जो है वो काफी अट्रैक्टिव है, अगर किसी को नजरिया 1.5-2 साल का लेना है तो मेरे ख्याल दिस इज द राइट टाइम टू बाय टीसीएस, क्योंकि टीसीएस में उतना बाउंस बैक करने की कैपेसिटी भी है। बायबैक से मुझे लगता है एक मोमेंट्री अपसाइड मिलेगा, लेकिन जो बड़ा पैसा बनेगा वो स्टेइंग इन्वेस्टेड रहेगा इस कंपनी। अविनाश जी, एक और सवाल है। कुछ लोग ना मतलब ऐसे मौके खोजते रहते हैं कि अच्छा ऐसे मौके आए, तो मान लीजिए जो ये सोच रहे हो कि अच्छा शेयर खरीद लेते हैं अभी और उसके बाद उसको बायबैक में टेंडर कर देंगे, 3500 रुपए के आसपास के भाव है, 4150 रुपए बायबैक का प्राइस है, क्या उनके लिए आप सजेस्ट करेंगे ये रणनीति? देखिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है अभिषेक, वो शायद खुश हो जाएगा ये रिटर्न देख के, लेकिन लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से देखिए टीसीएस का पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि किसी के पास काफी बड़ी क्वांटिटी है तो वो थोड़ा क्वांटिटी बायबैक में ऑफर करके थोड़ा सा मुनाफा कमा सकते हैं, बट किसी के पास 10 शेयर 50 शेयर या 100 शेयर है तो वैसे भी एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 25% आता है तो मोटा मोटी कोई बड़ा एब्सोल्यूट गेन उनको मिलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से देखिए बड़ा पिक्चर और बड़ी गेन के लिए तो आई थिंक यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड, बट हाँ जिनके पास क्वांटिटी बड़ी है वो डेफिनेटली इस बायबैक का फायदा ले सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म में आई थिंक यू विल मेक मोर मनी इफ यू स्टे इन्वेस्टेड। तो ये एक विस्तृत नजरिया और विश्लेषण टीसीएस पे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। हितेंद्र सिंह हैं उत्तराखंड से। हितेंद्र जी नमस्कार, उत्तराखंड में कहां से बात कर रहे हैं आप और इसके बाद अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल एक तो महिंद्रा लॉजिस्टिक और ये टीवीएस सप्लाई चेन है। दूसरा स्टॉक कौन सा? टीवीएस सप्लाई चेन। टीवीएस सप्लाई चेन, ओके ओके। जरा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के तो लेवल हैं हमारे पास, 375 की खरीद है आपकी? हाँ जी। और टीवीएस सप्लाई चेन कितने में खरीदा आपने? ये तो आईपीओ में मिला था मेरे को, 2 लॉट मिले थे, 152 शेयर थे, 197 के भाव थे। ठीक है। चलिए इस पर एक राय आपको दोनों ही आपके स्टॉक्स पे देते हैं। पहले महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर फोकस करते हैं। स्नेहा जी, क्या नजरिया बन रहा है आपको? 375 की खरीद है इनकी। अगर आप काउंटर देखें तो अगेन कंसोलिडेशन ही दिख रहा है, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन जरूर हो गया अराउंड 350 के आसपास। तो मेरा मानना है जब तक 350 को रिस्पेक्ट कर रहा है होल्ड कर सकते हैं। इसमें एक मोमेंटम आने के लिए अपसाइड में 390 ये जोन क्रॉस होना जरूरी है। वंस वी सी कि ये लेवल्स क्रॉस हो रहा है 375 से लेकर 390 जोन के अगर ऊपर जाता है काउंटर तो इसमें एक मोमेंटम आ जाएगी और स्पेसिफिकली 260 टू 226 टू 27 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो विद बेस फॉर्मेशन आई वुड से करके इसे होल्ड करें, 350 का एक स्टिक स्टॉप लॉस तक का एक और स्टॉक है स्नेहा, टीवीएस सप्लाई चेन, और 197 के लेवल पे इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री ली है। यहाँ क्या करना चाहिए? अगर आप यहाँ पे देखें तो काउंटर मुझे लग रहा है करके एक 190-195 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है।
तो विथ दैट एज अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो उनके बाइंग लेवल के आसपास ही है तो उसे होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में 227 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों ही स्टॉक्स पर होल्ड करने की सलाह मिलती हुई एक्सपर्ट की ओर से है। लेकिन कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर रौनक है, उसमें से है ऑटो। हीरो मोटो अब है 4% ऊपर और उसके पीछे पीछे बजाज ऑटो भी 3% ऊपर है। आयशर में भी हम आज तेजी देख रहे हैं। दूसरे साइड में सिप्ला का शेयर 6.5% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है और मेटल शेयरों पर भी प्रेशर है। कुछ और दिग्गज कंपनियां जैसे कि L&T, वहां पर भी कमजोरी है। ONGC भी दबाव में कर रहा है आज कारोबार। हालांकि अभी भी जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है पूरी तरह से तेजी के पक्ष में दिख रहा है। निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है 19,800 के ऊपर टिकने की। लेकिन एक स्पेस की बात करेंगे जो फोकस में रहता है, वो है QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, पिज्जा बर्गर वाली कंपनियां। जी हाँ, हाल के महीनों में दिखा है कि शेयरों में दबाव दिखा है। नवरात्रि से, दिवाली से, वर्ल्ड कप से उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें पूरी हुई नहीं है। तो आखिर इन शेयरों का जो स्वाद है वो फीका क्यों पड़ा है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ गई हैं एक खास रिसर्च लेकर। विनी, बताइए आखिर मुश्किल कहां पर है? तो बिल्कुल जो QSR के स्टॉक्स देखे जैसे वेस्टसाइड फूड वर्ल्ड, दिव्यानी इंटरनेशनल, सफायर फूड, जुबिलेंट फूड वर्क्स, वहाँ पे सब लोग ने हमने देखा है कि सितंबर के महीने के जो हाई थे स्टॉक्स के, वहाँ से काफ़ी करेक्शन हुआ है ना। मेनली इसके रीजंस क्या आते हैं, तो वन, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था QSR कंपनीज की वो डिक्लाइन हुई है Q2 में कंपेयर करें तो वर्सेस लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर, तो वहाँ से डिक्लाइन हुई है और ये इंडिकेट करती है कि डिमांड थोड़ी वीक रही है। पहले तो हम लोग सिर्फ पिज्जा QSR कंपनीज में देख रहे थे कि इंपैक्ट हो रहा था QSR की डिमांड ट्रेंड पे, पर ये टाइम लग रहा है कि अभी दूसरी जो क्यूजीन्स है जैसे बर्गर्स है एक्सेट्रा, वहाँ पे भी प्रेशर दिख रहा है, वीकनेस दिख रही है और विटनेस कर रहे हैं कि थोड़ी तकलीफ वहाँ पे भी हो रही है। फेस्टिव सीजन वो भी नहीं था कि उसने कुछ सपोर्ट किया इनके ग्रोथ को, सेल्स नहीं थे अच्छे, नवरात्रि में वहाँ पे डिक्लाइन हुई थी। प्री दिवाली सेल्स में थोड़ी अपटेक दिखी थी, पर वर्सेस लास्ट ईयर जो देखे फेस्टिव सीजन वहाँ से बहुत कम ही थी, तो इसीलिए वहाँ पे भी कुछ सपोर्ट नहीं था। सेवरल स्टोर्स में भी थे जो ऑन ग्राउंड चैनल चेक सजेस्ट कर रही थी कि उन्होंने भी अपना जो टारगेट था वो भी मिले नहीं थे उनके टारगेट से। यस, फेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड थोड़ी बेटर पोजीशन में क्योंकि उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन ज़्यादा है, बट उसके अलावा वर्ल्ड कप की भी कोई अच्छी ट्रेंड नहीं थी, अब तक इतनी अच्छी नहीं थी कि ओवरऑल जो सपोर्ट कर सके ग्रोथ को। तो फेस्टिव सीजन नहीं था, वर्ल्ड कप नहीं था और ओवरऑल डिमांड ट्रेंड्स भी वीक हो रही है और उसकी वजह से प्रेशर भी दिख रहा है। Q2 के SSSG नंबर से ही क्लियरली दिख रहा है कि पिज्जाज वाली जो कंपनी है जैसे जुबिलेंट, सफायर का पिज्जा हट बिजनेस, दिव्यानी का पिज्जा हट बिजनेस, वहाँ पे SSSG ग्रोथ में डिक्लाइन दिखी हुआ है। ये प्रेशर काफ़ी क्वार्टर्स से चल रहा है अभी। और देखें तो वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड में भी यस SSSG ग्रोथ पॉजिटिव था, बट वर्सेस लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स थोड़ा कम ही था। इवन रेस्टोरेंट्स बैंड एशिया सिमिलर ट्रेंड था कि SSSG ग्रोथ Q2 में पॉजिटिव था, पर फिर भी लास्ट कंपेयर करें क्वार्टर से तो वहाँ पे कम था और इसीलिए ये सब वीक डिमांड ट्रेंड्स की वजह से अभी भी दिख रहा है कि थोड़ा प्रेशर बन रहा है इन स्टॉक्स में भी। ठीक है, शुक्रिया विनी। अविनाश जी, पहले हमने देखा कि कहीं ना कहीं चीज़ के प्राइसेस, कुछ रॉ मटेरियल के प्राइसेस वो ऊपर जा रहे थे, तो उसके चलते प्रेशर आ रहा था। उम्मीद थी कि त्योहारों से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट मिला नहीं। तो यहाँ से इन कंपनीज में दिव्यानी, सफायर, जुबिलेंट फूड, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? किसी के पास हो तो क्या करें वो? अविनाश जी, अविनाश जी प्लीज अनम्यूट कीजिए सर, फिर सुन पाएंगे आपको। देखिए अभिषेक, कंजम्पशन थीम की बात करें तो जो QSR की कंपनीज है और जो QSR के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्गर टर्म में कंजम्पशन बढ़ने वाला है। इन द शॉर्ट टर्म क्या हो गया है कि डिमांड जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन थी उतनी आई नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है क्योंकि जो पीक वैल्यूएशन थे वहां से ये काफी स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, जैसे दिव्यानी इंटरनेशनल है, उसके बाद सफायर फूड्स है। मेरे ख्याल से नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप रखते हो 1.5-2 साल, तो ही इन स्टॉक से आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। नियर टर्म में मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण प्लस दूसरे चॉइसेस खाने के मिलने के कारण यहाँ पे हमने देखा है कि QSR की कंपनीज में डिमांड का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है, बट ऐसा ये मान के चलना कि डिमांड आगे बढ़ेगा नहीं, ये बात गलत होगी।
तो मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 साल का अगर कोई नजरिया रखता है तो ही आपको यहाँ पे अच्छा पैसा मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिमांड प्रेशर रहेगा, बट लॉन्गर टर्म में इंडिया में अभी भी जो QSR मार्केट है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू यूएस और यूरोप, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। थोड़ा सा पेन शॉर्ट टर्म में रहेगा बट लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, और इसलिए इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बहुत पेशेंट होने की जरूरत है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी जो प्राइसेस अवेलेबल है यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। पैसे बनेंगे, स्वाद फिर से इनका चोखा होगा, बढ़िया होगा, लेकिन समय देना पड़ेगा। समय की आंच पर जब ये पकेंगे तो आपके लिए पैसे बनेंगे। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, और स्नेहा और अविनाश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और प्रशांत को दीजिए इजाजत। एक